हाय गाइस, दिस इज़ तन्वी एंड हम आज एक और लेसन के साथ वापस आते हैं जिसका नाम है इंटर वॉर इकोनॉमी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेनली यूरोप में लड़ा गया था, पर इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में फेल्ट हुआ था। अब 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था उसमें पूरे वर्ल्ड को एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ा, जिसे पूरे 30 इयर्स लग गए उन्हें पार करने में। और ड्यूरिंग दिस इकोनॉमिक क्राइसिस क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड ने वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखा और एक और कैटास्ट्रोफिक वॉर को देखा, विच वाज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब हम पढ़ते हैं वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेसिकली दो ब्लॉक्स के बीच में, दो टीम्स के बीच में लड़ा गया था। एक टीम था एलाइज, जिसका नाम था जो इंक्लूड करते थे ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, जो लेटर यूएस भी ज्वाइन करता है। और उसके ऑपोजिट साइड में था द सेंट्रल पावर्स, जो इंक्लूड करता था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर एंड ऑटोमन टर्की। अब वॉर अगस्त 1914 को शुरू हो गया था और सारे लीडर्स को लगा हाँ 40 इतना जल्दी शुरू हुआ है, क्रिसमस तक ओवर हो जाएगा। पर ये वॉर ने अराउंड 4 इयर्स तक लास्ट किया। और ये जो वॉर था वो पहले जैसे वॉर्स के तरह नहीं था। इसमें जो फाइटिंग पावर्स थी वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कंट्रीज़ के बीच में थी और सारे इंडस्ट्रियलाइज नेशंस थे, तो उनके पास इतना सारा पावर था कि वो दूसरे कंट्री में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डैमेज कर सकते हैं। ये वॉर फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था, जिसने मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, केमिकल वेपन्स और एक्सेट्रा का यूज़ देखा। और इसको फाइट करने के लिए 1000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया गया और उन्हें फ्रंट लाइन्स में लार्ज शिप्स और ट्रेन्स में भेजा गया। अराउंड 9 मिलियन डेड एंड 20 मिलियन इंजर्ड सोल्जर्स हमें दिखाई दिए वॉर के बाद। और ये सब बहुत अनइमेजिनेबल था जब तक इंडस्ट्रियल आर्म्स यूज़ में नहीं आते। इसीलिए ये वॉर हर एक वॉर से सबसे डिफरेंट वॉर था। एंड आप जो सोल्जर्स को भेज रहे हो तो आप सबसे फिट लोगों को भेजोगे, जो वर्किंग क्लास है उन्हें भेजोगे। तो अगर इतने सारे लोग की मौत हो गई वॉर में तो कंट्रीज़ का वर्किंग फोर्स भी डिक्रीज़ हो गया एंड विथ डेथ एंड इंजरीज यूरोप का सारा एबल बॉडीड वर्कफोर्स ख़त्म होते दिखाई दिया। अब ड्यूरिंग द वॉर में सारे इंडस्ट्रीज़ को ऐसे रीस्ट्रक्चर कर दिया था ताकि वो सिर्फ वॉर रिलेटेड गुड्स प्रोड्यूस करे, और पूरे सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था। मेन को बैटल में भेज दिया और वुमेन जो थे वो काम करने लग गए जो यूजुअली मेन को करने दिया जाता था। और जैसे जैसे वॉर हुआ वैसे वैसे इकोनॉमिक लिंक्स भी बहुत सारे टूटे और नए नए जुड़े। अब जो ब्रिटेन था उसने यूएस से बहुत सारे लार्ज सम्स ऑफ मनी यूएस गवर्नमेंट और यूएस सिटीजन से बोरो किए थे। तो इसके वजह से क्या हुआ, यूएस जो इनिशियली इंटरनेशनल डेटर था वो अब बन गया इंटरनेशनल क्रेडिटर। दूसरे वर्ड्स में जो यूएस और उसके सिटीजन्स थे वो फॉरेन गवर्नमेंट से ज़्यादा ओवरसीज़ एसेट्स ओन करते थे और फॉरेन गवर्नमेंट्स यूएस में बहुत कम एसेट्स ओन करते थे। इसके वजह से अब यूएस बन गया था इंटरनेशनल क्रेडिटर। अब हम पढ़ते हैं पोस्ट वॉर रिकवरी के बारे में। पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी बहुत डिफ़िकल्ट प्रूव हो रहा था। अब ब्रिटेन जो वर्ल्ड का लीडिंग इकोनॉमी था प्री वॉर पीरियड में, वो पर्टिकुलरली प्रोलॉन्ग क्राइसिस फेस कर रहा था। अब जब ब्रिटेन प्री ऑक्यूपाइड था ये वर्ल्ड वॉर में, तब इंडस्ट्रीज़ इंडिया और जापान में फ्लरिश होने लग गए। तो आफ्टर द वॉर ब्रिटेन को बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था कि वो वापस इंडियन मार्केट को डोमिनेट करे और उसे रिकैप्चर करे, और साथ में ही जापान को इंटरनेशनली कम्पीट करे। और उससे ज़्यादा उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा क्या हुआ था कि उसने वॉर के दौरान यूएस से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे। तो जब वॉर ख़त्म हुआ तो ब्रिटेन को बहुत सारा पैसा एक्सटर्नल डेट्स में यूएस को रिटर्न करना था। जो वॉर था उसने एक इकोनॉमिक बूम के लिए लीड किया था,
इकोनॉमिक बूम होता है, लार्ज इंक्रीज इन डिमांड, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब जब वॉर एंड हुआ तब प्रोडक्शन कम होते गया और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ, और उसी टाइम गवर्नमेंट ने सारे वॉर एक्सपेंडिचर्स को बहुत कम कर दिया था, क्योंकि अब वॉर ख़त्म हो गया तो उन्हें सारे गन्स ये सब का ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं चाहिए था। इसीलिए बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ थे जो रीस्ट्रक्चर किए गए थे वॉर के लिए, वो आउट ऑफ बिजनेस जाने लगे और उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होते गया। इतना बुरा क्राइसिस हो गया था कि इन 1921 हर एक 5 ब्रिटिश वर्कर्स में एक इंसान हमेशा आउट ऑफ वर्क रहता था, और उसके साथ साथ एंजाइटी और अनसर्टेनिटी ऑफ वॉर भी बढ़ते गया। अब मैनी एग्रीकल्चर इकोनॉमीज भी बहुत क्राइसिस में थे। अब कंसिडर हम करते हैं वीट प्रोड्यूसर्स का केस। बिफोर द वॉर ईस्टर्न यूरोप जो था वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर था और सप्लायर था, पर जब वॉर ने सप्लाई को डिस्टर्ब कर दिया था तब कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स में वीट प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से ईस्टर्न यूरोप का वीट प्रोडक्शन कम होते गया। पर जब वॉर ख़त्म हो गया तो प्रोडक्शन ईस्टर्न यूरोप में फिर से रिवाइव हो गया, पर उसकी वजह से क्या हुआ कि आप इतना प्रोड्यूस कर रहे हो पर कोई ख़रीद नहीं रहा, तो आपका बहुत एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक ग्लूट इन वीट प्रोडक्शन हो गया, जिसकी वजह से ग्रेन प्राइसेस गिर गए, रूरल इनकम डिक्लाइन हो गए और फार्मर्स जो थे वो डेब्ट में और गिर गए। अब राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब ये जो यूएस था उसका इकोनॉमिक रिकवरी बहुत ज़्यादा क्विक था। हमने देखा कि कैसे ब्रिटेन जो डेब्ट था यूएस के लिए, वो अब यूएस का इकोनॉमी बूस्ट हो रहा था। तो छोटे से इकोनॉमिक ट्रबल के बाद थोड़े से ही ईयर्स में यूएस की इकोनॉमी ने फिर से अपना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिज्यूम कर दिया बाय द अर्ली 1920s। अब यूएस का ये जो ग्रोथ था इकोनॉमी में 1920s में, उसका मेन फीचर था मास प्रोडक्शन। अब ये जो ड्रामेटिक शिफ्ट था मास प्रोडक्शन में लेट 19th सेंचुरी तक बिगिन हो चुका था, पर सिर्फ 1920s में ही वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। तो एक वेल नोन पर्सन जिसने मास प्रोडक्शन को अडॉप्ट किया था वो था कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड। उसने क्या किया, उसने असेंबली लाइन का अडॉप्शन किया। उसने एक शिकागो में एक स्लॉटर हाउस को देखा और उसको देखकर उसे असेंबली लाइन का आइडिया मिला। तो उसे समझ में आया कि अगर वो असेंबली लाइन को कार मैन्युफैक्चरिंग में अडॉप्ट कर ले तो बहुत इजी और चीपर वे में कार्स क्रिएट हो सकते हैं। अभी जो कन्वेयर बेल्ट था जो असेंबली लाइन को चलाता था वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलता था, तो जिसकी वजह से आपके जो को-वर्कर्स थे वो कभी रेस्ट नहीं ले सकते थे। आप अगर काम कर रहे हो तो करते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक सिंगल टास्क रिपीट करते रहना है। तो हुआ क्या कि इस वजह से बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई। जो वर्कर्स थे वो ब्रेक नहीं लेते थे, ना अपने को-वर्कर से चिट चैट करने के लिए बैठते थे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया। और हेनरी फोर्ड्स के कार असेंबली लाइन से 3 मिनट्स के इंटरवल पर आते थे। टी मॉडल फोर्ड वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड्स मास प्रोड्यूस्ड कार। अब जब आपने एक नया असेंबली लाइन जैसा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया तो लोग स्ट्रेस के मारे जॉब छोड़ने लगे, और बहुत लार्ज नंबर्स में हेनरी फोर्ड के वर्कर्स ने काम छोड़ा। तो उसने क्या किया, उसने वेज को डबल कर दिया। उसने $2.5 से $5 पर डे का वेज लगा दिया इन जनवरी 1914। और उसी सेम टाइम में उसने ट्रेड यूनियंस को अपने प्लांट में ऑपरेट करना से बंद कर दिया। अब इसने ये हाई वेज को रिकवर किया बाय मेकिंग द वर्कर्स वर्क एट अ हायर पेस। तो उन लोग बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे थे ताकि प्रोडक्शन चलते रहे, तो उसका फ़ायदा हुआ आफ्टर ऑल, इवन दो उसने हर वर्कर का वेज डबल कर दिया। अब ये जो प्रैक्टिस थी असेंबली लाइन की वो पूरे यूएस में स्प्रेड हो गया और थोड़े थोड़े टाइम में यूरोप में भी फैल गया।
और ये प्रैक्टिस ने बहुत सारे वेज वर्कर्स को पैसा दिया और कॉस्ट को कम किया। तो बहुत सारे जो नॉर्मल वर्कर्स थे जो कार इंडस्ट्रीज़ में, ऐसे ही कार इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, वो भी अब कार्स खरीदने के लायक बन रहे थे। और कार प्रोडक्शन इन यूएस 2 मिलियन से 5 मिलियन 10 सालों में बढ़ गया। और सिमिलरली रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, रेडियोज़, ग्रामोफोन प्लेयर्स, ये सब का प्राइसेस बढ़ रहा था। और ये सब हायर परचेज के सिस्टम में ऑपरेट करते, मतलब कि आप वीकली या मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर रहे हो। और ये डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स एक्सेट्रा वो बूम ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शंस और होम ओनरशिप में बढ़ा, जो अगेन लोन पर फाइनेंस था। और ये जो हाउसिंग और कंज्यूमर बूम था, उसने यूएस की प्रॉस्पेरिटी, मतलब इकॉनमी को बहुत बढ़ाया। जो लार्ज इन्वेस्टमेंट्स थे, उसने एक साइकिल क्रिएट किया। वो था कि जैसे जैसे कंजम्पशन डिमांड इंक्रीज़ होते गई, वैसे वैसे और इन्वेस्टमेंट आते गए उस फील्ड में, और उसके वजह से एम्प्लॉयमेंट और इनकम रेट भी बढ़ते गया। अब 1923 में यूएस ने एक्सपोर्टिंग फिर से शुरू की, तो वो अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर बन गया। और यूएस इंपोर्ट्स और कैपिटल ने यूरोपियन रिकवरी को भी बहुत बूस्ट किया और वर्ल्ड ट्रेड को बूस्ट किया, और उसके साथ साथ इनकम ग्रोथ को नेक्स्ट 6 इयर्स तक बूस्ट किया। बट ये जो पूरा रिकवरी हो रहा था, वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया। अब इन 1929 पूरा वर्ल्ड एक और इकोनॉमिक डिप्रेशन में गिर गया, जैसा उसने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था, और इसका नाम था द ग्रेट डिप्रेशन। अब ये जो ग्रेट डिप्रेशन था, वो अराउंड 1929 में स्टार्ट हुआ था और मिड 1930s तक ख़त्म हो चुका था। और ये पीरियड में बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट्स ने कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइंस प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम और ट्रेड में एक्सपीरियंस किए। ये जो एग्जैक्ट टाइमिंग था ये डिप्रेशन का, वो हर एक कंट्री में वेरी किया, पर इन जनरल एग्रीकल्चर रीजन्स एंड कम्युनिटी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए, क्योंकि फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस, जैसे खाने पीने के सामानों में जितना ज़्यादा गिराव था, वो और कोई इंडस्ट्रियल गुड्स के प्रोडक्शन में नहीं था। अब ये जो डिप्रेशन था, वो बहुत सारे कॉजेज़ के वजह से हुआ था। फर्स्ट कॉज था एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम। अब ये जो हमने देखा था कि कैसे वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमी कितनी फ्रेजाइल स्टैंड पर थी, और उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी बहुत कम हो रहा था। तो अब क्या हुआ कि फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस ने इस सिचुएशन को और ही ख़राब कर दिया। फार्मर्स को लगा कि हम और ज़्यादा प्रोड्यूस मार्केट में लाएंगे तो हमारा बिक्री ज़्यादा होगा, पर इतना सारा प्रोड्यूस लाने की वजह से प्राइसेस गिरते गए, और जिसके वजह से पूरा इनकम उनका हट गया, और जो सारा प्रोड्यूस था वो बायर्स के लैक की वजह से रॉट हो गया। सेकंड रीज़न था कि जो बहुत सारे कंट्रीज़ थे वॉर के बाद, वो यूएस पे लोन्स के लिए डिपेंड करते थे, और जितना ही इजी यूएस में लोन्स रेज करने के लिए था, उतना ही इजीली यूएस के जो लेंडर्स थे वो एक साइन के ट्रबल में भाग जाते थे। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 1928 में यूएस ओवरसीज़ का जो अमाउंट लोन का था, वो पूरा अराउंड $1 बिलियन था, पर एग्जैक्टली 1 ईयर लेटर वो 1 बिलियन का क्वार्टर हो चुका था। अब जो कंट्रीज़ थे वो यूएस में कुछ इतना ज़्यादा डिपेंड करते थे कि जब यूएस से उन्हें लोन्स नहीं मिल रहा था, वो अब अक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस में गिर पड़े। तो विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स ने पूरे वर्ल्ड को बहुत इफ़ेक्ट किया। यूरोप में उसने इतना बुरा तरीक़ा से क्राइसिस लाया कि उसने बहुत सारे मेजर बैंक्स और करेंसीज़ को कोलैप्स कर दिया, जैसे ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। और लैटिन अमेरिका और एल्सवेयर में उसने स्लम्प ऑफ एग्रीकल्चर एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस को बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया। यूएस अपने इकॉनमी को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया। उसको लगा कि डिप्रेशन में अगर वो अपना इंपोर्ट ड्यूटीज़ डबल कर दे तो
वो डिप्रेशन से बच पाएगा, जिसके कारण वर्ल्ड ट्रेड को एक बहुत सीरियस ब्लो मिला। और यूएस भी एक और इंडस्ट्रियलाइज कंट्री था जो डिप्रेशन से बहुत इफ़ेक्ट हुआ। अब जब प्राइसेस गिर गए तो प्रॉस्पेक्ट ऑफ डिप्रेशन आया, तो यूएस बैंक्स ने भी डोमेस्टिक लोन्स को हटा दिया और जो ऑलरेडी लोन्स दिए हुए थे वो भी वापस लेने की कोशिश में थे। तो फार्म जो थे वो अपना हार्वेस्ट सेल नहीं कर पा रहे थे, हाउस होल्ड्स ड्यूइन हो गए थे और बिजनेसेस कोलैप्स हो गए थे। और ये फॉलिंग ऑफ इनकम्स के वजह से बहुत सारे हाउस होल्ड्स यूएस में अपना लोन वापस चुका नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें अपना घर, गाड़ी और बाकी सारे जो उनके पास सामान थे वो सारे वापस देने पड़े। अब ये कंज्यूमर प्रॉस्पेरिटी 1920s में यूएस ने देखा था, वो एक चुटकी में धूल में मिल गया। जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट सोर होते गया, वैसे वैसे पीपल लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने लग गए काम की खोज में, जिसकी वजह से यूएस बैंकिंग सिस्टम अब पूरी तरह कोलैप्स हो गया और अनेबल टू रिकवर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, कलेक्ट लोन्स एंड रीपे डिपॉजिटर्स, 1000 बैंक्स बैंकरप्ट चले गए और उन्हें क्लोज होना पड़ा। नंबर्स इतने ज़्यादा थे कि आप सोच भी नहीं सकते। 1933 में 4000 बैंक्स क्लोज थे और बिटवीन 1929 एंड 1932 में 110,000 कंपनीज कोलैप्स हो चुका था। और बाय 1935 मॉडेस्ट इकोनॉमिक रिकवरी आ रहा था इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में, पर जो ये ग्रेट डिप्रेशन ने सोसाइटी, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस और लोगों के माइंड में जो इम्पैक्ट छोड़ा था वो ज़्यादा ही एंड्योरिंग प्रूव हो रहा था। अब हम बात करते हैं इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। अब जब हम इंडिया और उसकी ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें रियलाइज़ होगा कि कितना ग्लोबल इकॉनमी एक बन गया था कि एक जगह कोई क्राइसिस होने से पूरा वर्ल्ड इफेक्ट होता था। अब 19th सेंचुरी तक कॉलोनियल इंडिया जो था वो एक मेजर एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स था और इम्पोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। डिप्रेशन में इंडियन ट्रेड को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। इंडिया का जो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स था वो पूरा आधा हो चुका था 1928 और 1934 के बीच में, और जैसे जैसे इंटरनेशनल प्राइसेस डुबकी ली वैसे वैसे ही इंडिया का भी प्राइसेस प्लंज होते गया। और बिटवीन 1928 एंड 1934 वीट प्राइसेस इन इंडिया पूरे 50% से नीचे गिर गए। अब जब पेजेंट्स और फार्मर्स थे वो सबसे ज़्यादा सफ़र हुए, मोर देन द अर्बन ड्वेलर्स। जैसे कि एग्रीकल्चर प्राइसेस गिर रहे थे तो लोग भी बहुत सफरिंग में आ रहे थे, पर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था उसने रेवेन्यू को रिड्यूस करने से मना कर दिया। जितने भी टैक्सेस थे उन्होंने कम ही नहीं किया, जबकि इनकम रेट इतनी कम हो चुकी थी। और जो पेजेंट्स थे जो वर्ल्ड मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे इंडिया में, वो सबसे बुरी तरह हिट हुए। जैसे कि द जूट प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल, वो क्या करते थे, वो रॉ जूट प्रोड्यूस करते थे जो फैक्ट्रीज़ में एक्सपोर्ट के बाद गुनी बैग्स में बनाए जाते थे। पर जैसे ही गुनी एक्सपोर्ट्स बंद होते गए, कोलैप्स हो गया, वैसे ही प्राइस ऑफ रॉ जूट भी क्रैश हो गया मोर देन 60%। जो फार्मर्स थे जिन्होंने बेटर टाइम्स के लिए बहुत सारा कर्ज उठाया था वो अब ज़्यादा ही खड्डे में गिर पड़े और बहुत ज़्यादा उधार में रहने लगे। और अब पूरे इंडिया में पेजेंट्स का कर्ज बढ़ते गया। वो जो जितने भी उनके सेविंग्स थे, लैंड्स थे, वो ज्वेलरी थे, वो उन सब ने बेच दिया ताकि वो अपना कर्ज चुका पाए। ये जो डिप्रेशन डेज थे उसमें इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ प्रेशियस मेटल्स के तौर पर उभरा, सबसे ज़्यादा था गोल्ड का। तो ये जो फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेयार्ड केन्स बोलते हैं कि जो इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट्स था उसने पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी को स्पीड अप किया। उसने स्पेशली ब्रिटेन के रिकवरी को स्पीड अप किया, पर उतना नहीं कर पाए अपने खुद के पेजेंट्स के लिए। और जब ये क्राइसिस में ऑलरेडी पेजेंट्स डूब रहे थे, उसी मोमेंट महात्मा गांधी ने अपना सिविल डिसोबीडियंस
डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। पर ये जो डिप्रेशन था वो इतना बुरा अर्बन ड्वेलर्स के लिए नहीं था। अब जैसे जैसे प्राइसेस गिरते गए और जो फिक्स्ड इनकम्स के साथ थे, जैसे कि टाउन ड्वेलिंग लैंड ओनर्स, उन्हें कम प्राइसेस में बहुत कुछ मिल रहा था, तो उनका बहुत फ़ायदा हो रहा था क्योंकि एवरीथिंग जो था वो सब कम कॉस्ट में उन्हें मिल रहा था। और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो था वो भी बढ़ते गया क्योंकि अब गवर्नमेंट ने टैरिफ को, जो टैक्स था, वो अब इंडस्ट्रीज़ के प्रोटेक्शन में भेज दिए थे अंडर द प्रेशर ऑफ द नेशनलिस्ट ओपिनियन। एंड विद दैट वी एंड द चैप्टर। थैंक यू।